कृतिका भाग 1 के अंतर्गत हमारा जो अगला पाठ है वह कौन सा है? ऋण की हड्डी पाठ है, जिसे जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम क्या करेंगे, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित जो रचना है आपकी, कौन सी? ऋण की हड्डी। ऋण की हड्डी का हमें क्या करना है? आज अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम इनके जीवन परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म, इसका जन्म जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म जो है वह 1917 में। जन्म कब हुआ? 1917 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है वह 1978। जन्म कब हुआ था? 17 में और मृत्यु 78 में। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ। शिक्षा जो है इनकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक जो उत्सव हुआ करते थे, नाट्य खेलन, निर्देशन और अभिनय भी उसमें करते थे। आगे चलकर यही सब जो है सृजन के रूप में परिणित हो गए। जगदीश चंद्र माथुर सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखते हैं। उनमें कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी भी यहाँ चर्चित हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वह है कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा ये नाटक है, भोर का तारा और वो मेरे सपने, ये क्या है? एकांकी संकलन है। तो जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना है, कौन सी रचना? ऋण की हड्डी। रचना कौन सी है? ऋण की हड्डी जो इनकी रचना है उसी का हमें क्या करना है? यहाँ अध्ययन करना है। तो मामूली एकदम साधारण तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आती है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। पीछे से देखने पर ऐसा महसूस होता है पीठ कि वे अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो बाबू ने कहा, अबे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर ने कहा, बिछा दो साहब। जरा तेज आवाज में बाबू ने कहा, और क्या करेगा? और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है फिर हंसता। बाबू हंसता क्यों? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था लोटों की तरह। कलसों से नहाता था जैसे लोग लोटे से नहाते हैं, मैं किससे नहाता था? कलसों से नहाता था। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला। बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर क्या करने के लिए? बिछाने के लिए। इसके ऊपर दरी बिछाने के लिए बहू जी से जाकर तो मांग लिया। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही वाली। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच मेज पोस्ट जो होता है उसको ठीक करते हैं, एक झाड़ू से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर 2-4 रख लगाते हैं कि ये साफ हो जाए। सहसा की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा सा कद, चेहरे आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरफ नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा ने कहा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप ने कहा, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए और फिर न जाने किस लिए मांग रहे हो। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। नौकर कह रहा था। रामस्वरूप ने कहा, क्यों भाई रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं था प्रेमा।
अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन ने कहा दरी? प्रेमा ने कहा दरी तो है रखी कोने में, वह तो पड़ी। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार चल दिया। रतन जाता है पति पत्नी तख्त पर ही दरी बिछाते हैं, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुँह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप ने कहा मुँह फुलाए? और तुम उसकी माँ? लड़की मुँह फुलाए है और तुम उसकी माँ हो, किस्मत की दवा। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। मैंने कहा तो मैं ही क्या करूँ, सारे जतन करके तो हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल नहीं आते। अपना ज़माना अच्छा था। प्रेमा अपने ज़माने को याद करती, पुराने ज़माने को याद करती है। आई पढ़ ले, गिनती सीख ले, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी एक पुस्तक थी, उसको पढ़ ले। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारे BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही नहीं होगी। रामस्वरूप ग्रामोफोन बाजा होता है ना? रामस्वरूप ने कहा कि ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा ने कहा क्यों? 2 तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तो रोक दो, और दूसरा परमात्मा का, ईश्वर का बनाया। रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम। प्रेमा ने कहा हटो भी, तुम्हारी ठठोली ही सूझती, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है, हर समय मजाक ही सूझता रहता है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, जो तुम्हारी बिटिया उसको राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। आप सब ने कहा तो क्या हुआ, तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टीम टाप के भला कौन पूछता है। जमाना बदल गया। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर इसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। पाउडर वाउडर का यूज ही नहीं करती। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई, मैं तो हार गई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप ने कहा ना जाने कैसा इसका दिमाग, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। ये लड़कियां पाउडर ना खरीदें तो पाउडर वालों का व्यवसाय ही नहीं चल सकता। प्रेमा ने कहा अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। और तुम तो रामस्वरूप ने बात करके कहा चुप। रामस्वरूप ने क्या कहा कि अब क्या हो जाओ, चुप हो जाओ। दरवाजे में झांकते हुए तुम कतई अपनी जबान पर काबू, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं। कल ये बता दिया था न कि उन सब लोगों के सामने जिद और ढंग से, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगलते देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी तुम। प्रेमा ने कहा अच्छा बाबा मैं ना भूलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो कि मुझे कौन कौन से काम करने, और मैं भूलूंगी नहीं। रामस्वरूप ने कहा तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर नहीं लगा रही तो रहने दो, वैसे कौन पूरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया, रतन इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल पकड़ तो जरा उधर से चद्दर बिछाते। प्रेमा ने कहा नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। आप सबने कहा क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई? जानती हो मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती नहीं, कोई बात याद ही नहीं आती। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ काम करें?
दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरे मारे उसने, बहाने बना दिए। रीमा ने कहा, यहाँ कौन सा ज़्यादा है, यहाँ कौन सा काम ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दे देना, एक आध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो हैं। राम स्वरूप ने कहा, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का जिसकी शादी होने वाली। देखो माँ से कह देना कि जरा करीने से आए, तरीके से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़े लिखे ना। रीमा ने कहा, लड़का है। रामस्वरूप ने कहा, बताया तो था तुम्हें, बाप सिर है तो लड़का सवा सिर, BSc के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का, शिक्षा का दूसरा। क्या करूँ, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों की ऐसी गोरी सुनाता कि ये भी याद है। रतन जब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी बाबूजी। रामस्वरूप ने कहा, क्या है, कोई आती है? दरवाजे से बाहर जाकर जल्दी मुँह अंदर करते हुए, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। नगों पर नजर पड़ती है, तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया। अभी इधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझे लेना, थोड़ा सा गा भी देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। उफ, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कमबख्त, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक होती है। रामस्वरूप आइए। रामस्वरूप ने मेहमानों का क्या किया, स्वागत किया, जो उनकी लड़की को देखने के लिए आए हुए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना होता है। दोनों के लोग क्या करते हैं, जब दोनों आंखों से लोग चतुराई टपकती हुई दिखाई देती, आवाज़ से मालूम होता है काफ़ी अनुभवी और क्या है, फितरती महाशय। उनका लड़का कुछ सीख खींच निकलने वाले नौजवानों में से, आवाज़ पतली है और कैसी है, खिसियाहट भरी है, झुकी कमर इसकी खासियत है, ये हमें देखने को मिला। रामस्वरूप ने उन सभी से क्या कहा, अब दोनों हाथ मिलाते हुए, हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर बैठिए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत क्या है, गिर पड़ता है। रामस्वरूप ने कहा, यह बेंत लाइए, मुझे दे दीजिए। ठंडा उन्होंने लिया था, कोने में रख देते हैं, सभी बैठ जाते। मकान छोड़ने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद ने कहा, नहीं। खखार नहीं, तांगा वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे है? रामस्वरूप ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद ने कहा, नहीं, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप ने कहा, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं, सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर घूमकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियाँ हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियाँ नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप ने कहा, आपकी कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? जी, यही कोई 2 साल। शंकर ने कहा, जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। प्रसाद ने कहा, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया। क्या बताएं,
इन लोगों की उसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप ने कहा कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की दो आती थी। जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी भलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट लोग खेल लिया करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि ये लड़का कमजोर है। शंकर राम स्वरूप दोनों खीसे ने बोलते हंसते हैं। राम स्वरूप ने कहा जी हाँ जी हाँ, फिर जमाने की बात ही दूसरी है। गोपाल प्रसाद ने कहा और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था पलाटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ जी हाँ, यह तो है। गोपाल प्रसाद ने कहा माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता, अपने को रोक पाना मुश्किल। हम जी हाँ, वो तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए। गोविंद प्रसाद ने कहा तो अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। क्या हो जाए? बिजनेस की पहले बात हो जाए, उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम हो। रामस्वरूप चौक पर बिजनेस की बीच समझ कर ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोविंद प्रसाद ने कहा यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, इतना कष्ट क्यों करते हैं आप? रामस्वरूप ने कहा तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर को अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद दरमिया में आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती, पता चले लड़की कैसी है तब तो आगे बात हो। पिता अपने शंकर से कहते जी गोविंद साहब क्यों, क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं। गोविंद साहब झुक कर क्यों बैठते हो? झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की टी लिए हुए मेज पर रखते थे। गोविंद प्रसाद ने कहा आखिर आप माने नहीं, चाय प्याले में डालते हो। हाँ, आपकी विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तान? आपको विलायती चाय पसंद है या फिर हिंदुस्तानी? गोविंद प्रसाद नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भैया नया फैशन पसंद है। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो चाय का क्या होगा, उसका स्वाद ही क्या होगा। कहते तो आप सही हैं। शंकर का सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाए। गोविंद सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप ने कहा वह क्या? गोविंद प्रसाद ने कहा खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स जनाब कि देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए जो अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी होती है। रामस्वरूप जोर से हंसते, वाह वाह, तुम सोचा। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्वीर गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए लीजिए। गोविंद प्रसाद समोसा उठाते हुए कभी नहीं साहब, कभी नहीं। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर बाबू ने कहा किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोविंद प्रसाद यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैं आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है।
कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है, आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप ने कहा कि जी हाँ, रामस्वरूप ने कहा जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोविंद प्रसाद ने कहा देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तो यह तो रस्म ही समझिए। रामस्वरूप ने कहा हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोविंद प्रसाद और जायजा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। जी जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया जाए, बस खुद ब खुद मिला होगा समझते। गोविंद प्रसाद ने कहा जी ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है तो गलत है ना। रामस्वरूप चेक कर क्या गोविंद प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनकी नकलों, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर ने कहा जी हाँ कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप ने कहा नौकरी का तो कोई सवाल नहीं उठता। गोविंद साहब ने कहा और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएँ भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का तो काम है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वह काम करने लगी तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के। जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरतों की नहीं। गोविंद प्रसाद ने कहा हाँ हाँ, गोविंद प्रसाद ने कहा हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं, दुनिया में कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए, और ऊंची तालीम भी इन्हीं चीज़ों में से, ऊंची शिक्षा भी इन्हीं चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप और चाह लीजिए। शंकर ने कहा धन्यवाद मैं पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं आप गोपाल प्रसाद गोविंद प्रसाद कहते हैं बस साहब तो खत्म ही कीजिए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं किए, क्या बताएं वो मक्खन। गोविंद प्रसाद ने कहा नाश्ता भी तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता ही है। रामस्वरूप हाँ मेज की तरफ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह करके जरा जोर से अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ। गोविंद प्रसाद ने कहा जी नहीं, पान की तस्तरी हाथों में लिए हुआ आती है, साथ के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आँखें गड़ाकर और शंकर आँखें छिपाकर उसे ताक रहे। रामस्वरूप हाँ हाँ यही है आपकी लड़की, लाओ बेटी पान मुझे। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है, नाक पर रखा हुआ सोने का रिंग वाला चश्मा दिखता है। वहाँ पर बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक चश्मा। रामस्वरूप जरा जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा, कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ गया है। पढ़ाई लिखाई वजह से तो नहीं है? उन्होंने पूछा कि पढ़ाई लिखाई की वजह से तो चश्मा नहीं लगा है? रामस्वरूप ने कहा नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। संतुष्ट होकर बैठो बेटी, वहाँ बैठो, जाओ वहाँ उस तख्त पर अपने बाजे के पास वहाँ बैठती है। वो इंसान चाल में कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप जी हाँ सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है, थोड़ी बात मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है, उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप ने कहा क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोविंद प्रसाद ने कहा नहीं साहब काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है।
उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोविंद साहब ने कहा अभी ठहरो बेटी, राम स्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोविंद साहब उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग की? उमा चुप। राम स्वरूप हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली इसी ने खींची और वह दीवार पर। गोविंद साहब यह तो बहुत अच्छा। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक नहीं करनी चाहिए। गोविंद साहब ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप है, कुछ भी नहीं बोल रही है। राम स्वरूप इशारे से के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद असीर बोलते हैं और राम स्वरूप पका जाते हैं। राम स्वरूप जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद ने कहा जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप उमा देखो आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आए तो अच्छा वरना। राम स्वरूप चौक पर खड़े हो जाते हैं। उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो वहाँ से मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देख भाल कर फिर वो गोपाल प्रसाद गाँव जाकर बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत डालने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा जी हाँ, और आप हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे? शंकर बाबू जी चलिए। गोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप हो गए। जी हाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, न आपके पुत्र की तरह चांद फाँक कर कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत अपनी मान का ख्याल तो है, इसीलिए। लेकिन इनसे पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे? राम स्वरूप उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की BA पास है, आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेग उठाकर चलते हैं। BA पास हो गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना नहीं। आओ बेटी चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के खुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर थम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा की घबराहट की हालत में आना। उमा रो रही है, यह सुनकर राम स्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। बाबूजी मक्खन सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो प्रस्तुत ये जो पाठ था इसमें नारी के साथ जो भारतीय समाज जिस दृष्टि से नारी को देखता है उस पर क्या किया गया है, करारा प्रहार किया गया है। जो हमारे समाज में विषमताएं व्याप्त है, नारी और पुरुष को एक दृष्टि से नहीं देखा जाता, उस पर कड़ा व्यंग किया गया है, उसे दिखाने का प्रयास किया है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। कि हमारा जो समाज है इसमें लड़के और लड़कियों दोनों को बराबरी से देखना चाहिए और अनेक प्रकार की बातें इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है कि केवल लड़कियों के गुणों को ही न देखा जाए, लड़कों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाए, उनका भी नापतोल हो, वो भी उसी की तरह जिस तरह सब लड़की चाहते हैं क्या वह भी इसी प्रकार सब हैं अथवा नहीं। तो रीढ़ की हड्डी में इन सारी बातें आपको देखने को मिली।